हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत लंबे समय के बाद मैं वीडियो बनाकर अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, जिसको हम लोग SST भी कहते हैं। अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके MCQ क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक, आप सभी लोग को पता है कि 20 नंबर आपके क्या होने वाले हैं। 20 नंबर जो आपके होंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है ना। तो आप सभी के लिए बोर्ड पेपर के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे एक्सप्लेन के साथ मैं क्या करूँगा, वीडियो को बताऊँगा। ठीक है ना। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ है वह है। तो देखिएगा, राष्ट्रवाद का जो आपका प्रारंभ हुआ, तो आप सभी लोग को पता होगा, पढ़े होंगे। तो ये फ्रांस में हुआ था। कब हुआ, कहाँ हुआ था वो? फ्रांस में। अब फ्रांस से जितने भी क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए। पूछ देगा वो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी आपकी 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी वो? 1789 ईस्वी में। अच्छा, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय जो फ्रांस का राजा था बाबू, आपका लुई 16वां था। XVI हम लोग कह सकते हैं 10 और VI से मतलब का 6 होता है। ठीक है ना। तो लुई 16वां था। ओके। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वो फ्रांस था। अब फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। अब फ्रांस की जब क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता आपका, फ्रांस के राजाओं को किस वंश से जाना जाता था? तो फ्रांस के जितने भी राजा थे उनको हम बुर्बो वंश के नाम से जानते थे। किसको? बुर्बो वंश के नाम से क्या करते थे, उन राजाओं को हम लोग जानते थे। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, वो सभी प्रश्न आप लोग कापी कलम लेकर बैठ के नोट कर लीजिए। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो आप सभी लोग को पता होगा, आपका 4 ऑप्शन है, जर्मनी, इटली, फ्रांस और आपका है इंग्लैंड। यहाँ पर इंग्लैंड। ठीक है ना। तो जो आपका नेपोलियन का जो संबंध था वो आपका फ्रांस से था, फ्रांस से। ठीक है ना। तो नेपोलियन से और भी संबंधित आपके क्वेश्चंस है। तो पूछ देगा वो नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? ठीक है ना। नेपोलियन ने संहिता कब लागू किया था? 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, नोट करते जाओ बाबू, जो बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना। और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और जिन्हें लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचा करें। ठीक है ना। तो मैं एक 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आप लोग को बोर्ड पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा, और जितने क्वेश्चंस आपको बताएंगे वो आपको सभी के बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन का जो पराजय हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। 1815 ईस्वी में नेपोलियन का क्या हुआ था? पराजय हुआ था। अच्छा, पूछ देगा ऐसे क्वेश्चन, नेपोलियन का पराजय कब हुआ, मतलब किस युद्ध में हुआ था? तो नेपोलियन का जो पराजय हुआ था वो वाटरलू नामक एक स्थान है। ठीक है ना। तो समुद्र में चारों तरफ से इसको यूरोप शक्तियों के देशों ने इसको घेर के क्या किया हुआ, वो पराजित किया था, जान से नहीं मारा था। ठीक है ना। वाटरलू की युद्ध में क्या हुआ था? ये पराजित हुआ था। मान लीजिए 1815 ऐसे पूछ दे, नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो वाटरलू की युद्ध में पराजित हुआ था। सन पूछेगा तो 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर है, चौथा प्रश्न आपका। बाकी क्वेश्चन नोट करते जाइए आप लोग। निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? ध्यान से देखिएगा, मतलब जर्मनी चाहता कि मेरा एकीकरण हो जाए। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, तो किस एकीकरण का स्वप्न उसने पूरा किया? तो किस युद्ध से पूरा किया? ध्यान से देखिएगा, फ्रांस प्रसा युद्ध से। जब फ्रांस और प्रसा का क्या होता है, युद्ध होता है, तब जर्मनी का क्या होता है वो एकीकरण पूर्ण रूप से हो जाता है। ठीक है। आगे ध्यान समझिएगा, जर्मनी के एकीकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है। अब एक दो क्वेश्चन बनेगा, वही नीचे यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो आखिर में जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो किसने निभाई थे? ऑटो वान बिस्मार्क ने। ऑटो वान बिस्मार्क ने क्या किया था? जर्मनी के एकीकरण में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था आपका, कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए, अगर आप सभी को पता नहीं पता तो लिख लीजिएगा। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में जर्मनी का क्या हुआ था? आपका एकीकरण हुआ था। ठीक है।
जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था आपका 1848 ईस्वी में आप सभी का जर्मनी का एकीकरण हुआ था। यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका बनता है, जो प्रसा के राजा थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? जो प्रसा के राजा थे, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलने होंगे। आपका दिसंबर है 1870 में और जनवरी आपका 1870 में। तो यहाँ से राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी आपको है दिखाई दे रहा है। जर्मनी में 1871 ईस्वी में जो राजा थे जर्मनी के विलियम प्रथम, उनको सम्राट क्या किया गया था? घोषित किया गया था। अगला यहाँ क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? तो ध्यान से देखिएगा, तो बिस्मार्क जो था उन्होंने एक नीति अपनाई थी, लौ एवं रक्त नीति का, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर की दृष्टि से इस बार, ठीक है ना। तो बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई थी? तो लौह एवं रक्त। देखो बाबू क्या चीज़ होता है, जब क्वेश्चंस को आप लोग देखे रहते हैं ना एक बार, तो आपको बोर्ड पेपर में कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर बहुत रट्टा नहीं तो आप लोग पढ़े रहेंगे एक बार, तो दिमाग में आपका सेट हो जाएगी, हाँ इस क्वेश्चन को हमने कहीं देखा है, ठीक है ना। तो एक बार बस देख लो पूरा वीडियो को, कौन कौन सा क्वेश्चन सही है, तो आपको जो भी पेपर में बैठेंगे ना, तो आपको नज़र और एक बार ज़रूर याद आएगा, हाँ कि हमने आयुष क्लासेज में इस वीडियो को देखा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में जरूर हलचल करेगा जब वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तब, ठीक है बाबू। और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है, अगर आप सभी का लक्ष्य है 95 लाना है तो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप सभी को पता है इटली का एकीकरण मैजनी ने किया था, गैरिबाल्डी ने किया था, काबुल ने किया था, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक बाबू ना, इन सभी ने इटली का एकीकरण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ठीक बाबू ना, तभी बताया हमने, ऑटोमान जो बिस्मार्क था, जो ऊपर हमने पढ़ा है यहाँ पर, जो लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, वो कहाँ का था, मतलब बिस्मार्क कहाँ का था? तो वो जर्मनी का था। कहाँ का था बाबू? जर्मनी देश का था, ठीक है ना। और जर्मनी पूछ देगा जर्मनी का तानाशाह कौन था? आप सभी लोग को पता है कौन था बाबू? हिटलर, पता है ना। जर्मनी का तानाशाह कौन था? हिटलर था। तो ना बाबू हिटलर बन बका तू, ठीक है। तो जर्मनी का जो तानाशाह था वो कौन था बाबू? हिटलर था। ओके, तो ऑटोमान बिस्मार्क का जो संबंध है वो जर्मनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? ठीक है ना। तो आप सभी लोग को पता विलियम प्रथम को जर्मनी का जो 1871 में सम्राट घोषित किया गया था, तो विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो पूछ दिया गैरिबाल्डी संबंधित, तो गैरिबाल्डी किससे संबंधित? आपका इटली से। इटली का एकीकरण किसने किया था? ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीयता एकता के लिए संघर्ष किया? तो अभी पढ़े हम लोग, गैरिबाल्डी का किस देश का संबंध था? इटली से था, तो इटली से ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी लोग को याद हो जाना चाहिए, गैरिबाल्डी कहाँ का था? इटली का था। उसने इटली का एकीकरण किया था। गैरिबाल्डी था, काबूल था, मैजनी था, इन सभी लोगों ने इटली का एकीकरण किया था, ठीक। क्वेश्चन पूछ रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, फ्रांस की क्रांति ऊपर ही आपको बताए थे। तो फ्रांस की कब क्रांति हुई थी? पहले क्वेश्चन में आपको बताए थे, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। बताए थे बाबू, पूछ देगा फ्रांस की क्रांति के दौरान वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा जो आपका था बताए, लुई 16वां था, ठीक है ना। लुई 16वां था फ्रांस की जब क्रांति हुई थी उस समय, ठीक है। अब पूछ देगा फ्रांस के राजाओं मतलब कैसे थे? तो फ्रांस के जितने भी राजा थे आप सभी को निरंकुशवाद राजा थे। निरंकुशवाद मतलब होता है, क्या होता है कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर पता हो तो, ध्यान से सुनिए आप लोग। निरंकुशवाद का मतलब होता है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब किसी प्रकार का मतलब अंकुश न कर पाए, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निरंकुशवाद कहते हैं। ओके, ठीक क्वेश्चन है ये सभी आपके, लगभग 15-20 क्वेश्चन आपको बता दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लो बाबू, इसमें से आपका 2-3 प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में मिल जाएंगे, 100% आपके मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरी प्रश्न के साथ। जिन लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।